ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेम पेपर है यूटेट 2024 लेवल 2 वालों के लिए, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया था ये उनके लिए है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला है चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपको बताना है। तो एफिडेविट जो है उसकी स्पेलिंग होती है AFFIDAVIT। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो 61 में जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? एफिडेविट होता क्या है? जिसको हम एज ए एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश करते हैं, जो कि ऑफिशियली क्या होता है आपका? ट्रू होता है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दिस वर्क आउट टू हैव डैश लॉन्ग अगो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। तो डन आएगा, हैड डन आएगा, बीन डन आएगा और बीन डन आएगा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। दिस वर्क आउट टू हैव बीन डन लॉन्ग अगो। ये जो काम है वो बहुत टाइम पहले ही हो जाना चाहिए था। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, जो फ्रेज होती है ना, ये एक फ्रेज होती है आउट टू हैव, ठीक है? ये हमेशा जो पास्ट पार्टिसिपल है उसके थ्रू फॉलो की जाती है, ठीक है? जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो आउट टू हैव जो फ्रेज होता है ये हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू फॉलो होता है। क्लियर? जो भी काम है, जो भी चीज पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए हम हमेशा बीन डन जो है उसको पैसिव वर्ब में यूज करते हैं। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया है। ठीक है? जैसे कोई भी काम करना होता है ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बीन डन। क्यों? क्योंकि पास्ट में ये काम किया जा चुका है। ठीक है? कंप्लीट हो चुका है ये। मैन कैन नॉट लिव डैश ब्रेड अलोन। जो इंसान होता है वो किसके बिना अकेला नहीं रह सकता। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा बाय ब्रेड अलोन। जो इंसान होता है वो केवल ब्रेड के साथ जिंदा नहीं रह सकता। अब यहाँ पे जो इडियम है ये मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, इसका मतलब होता है कि जो ह्यूमन नीड होती है वो मतलब बहुत ज्यादा होती है। ब्रेड के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो उसको चाहिए होती है, जैसे उसको नरिशमेंट के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। तो जो ये जो प्रीपोजिशन होता है बाई, ठीक है, ये एक एसेंशियल इडियम जो है उसमें इसको यूज किया जाता है, जो बेसिकली किसको डिफाइन करता है? सोर्स ऑफ लिविंग। किसको डिफाइन करता है? सोर्स ऑफ लिविंग। तो मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। जो इंसान होता है वो केवल ब्रेड के साथ जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द सिनोनिम टू द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम जो होते हैं ना, इनको हम हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द। दे वर टोटली अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर। मतलब वो लोग जो है वो टोटली अनअवेयर थे इम्पेंडिंग डिजास्टर से। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो चीज मतलब शीघ्र घटित होने वाली घटना, जो बहुत अचानक से हो जाए। क्लियर? इम्पेंडिंग मतलब जो बहुत जल्दी घटित हो जाए। तो इसका हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। पॉसिबल, टेरिबल, इमिनेंट एंड थ्रेटनिंग। पॉसिबल का मतलब संभावित, टेरिबल मतलब भयानक, इमिनेंट मतलब इम्पेंडिंग, यानी कि जो चीज बहुत इमीडिएटली कोई घटना घटित हो। तो जो इम्पेंडिंग होता है उसका सिनोनिम होता है इमिनेंट। थ्रेटनिंग मतलब किसी चीज का थ्रेट जब होता है, किसी चीज को लेके डर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका अ लैंग्वेज क्लासरूम विद स्पेशल नीड्स। आइडियली जो एक लैंग्वेज क्लासरूम होता है स्पेशल नीड्स के साथ, वो कैसा होता है? दिस हैज एक्स्ट्रा टीचर्स टू हेल्प रेगुलर टीचर्स, exclusively furnished, located separately, integrates all type of learner। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा जो है वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें सभी टाइप के लर्नर्स जो हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है। जो एक लैंग्वेज क्लासरूम होता है, मान लीजिए ये कोई आपका क्लासरूम है, इसमें एक प्रतिभाशाली बच्चा भी है, ब्रिलियंट बच्चा भी है, एक क्रिएटिव बच्चा है, एक एवरेज बच्चा है, एक फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एक विजुअली इम्पेयर्ड है। तो ये जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो स्पेशल नीड वाले हों चाहे वो एवरेज बच्चे हों, ये सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो सभी टाइप के लर्नर्स जो होते हैं उनके साथ इंटीग्रेट होंगे, यानी कि सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जैसी एजुकेशन गेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ही सेड व्हाट अ कोल्ड डे। ये क्या है आपका? एक्स्ट्रा क्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, जिसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा? ही आस्क्ड इफ इट वाज अ कोल्ड डे, ही सेड दैट इट वाज अ कोल्ड डे,
he exclaimed with surprise that it was a cold day. He exclaimed that it was a very cold day. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी है, he exclaimed that it was a very cold day. क्लियर? अब इसको एक बार देखिए, जब भी हम किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम हमेशा जो एक्सक्लेम वर्ड है, ये जो वर्ब होती है, इसको हमेशा यूज किया जाता है। या तो हम एक्सक्लेम्ड यूज करते हैं या फिर हम यूज करते हैं वंडर्ड, WONDERED। वंडर्ड जो होता है ये, या फिर एक्सक्लेम जो वर्ब होती है उनको यूज किया जाता है, और जो एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? और जो इंटरजेक्शन होता है जैसे व्हाट अ कोल्ड डे, इसको हम क्या करेंगे, एक जो मतलब दिन है वो कितना ठंडा है, तो हम जैसे बोलते हैं ना बहुत सरप्राइजिंग वे में, वाओ व्हाट ए कोल्ड डे, मतलब कितना अच्छा दिन था, कितना ठंडा दिन था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। उसने बहुत आश्चर्यचकित होकर बताया कि वो बहुत ठंडा दिन था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले मेथड, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है रोल प्ले मेथड का वो क्या है, टू इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल, टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, टू डेवलप द एक्टिंग टैलेंट। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो सीधे सीधे होता है कि जो रोल प्ले मेथड होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, हम कुछ टेक्निक्स को यूज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जो बच्चे को दिए जाते हैं, बच्चे उन रोल्स को एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर क्या करते हैं, प्ले करते हैं, जिससे उनके अंदर कम्युनिकेशन डेवलप होता है, वो उस कैरेक्टर में घुसते हैं तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग आती है, वो प्रैक्टिकली उस चीज को, नॉलेज को गेन करते हैं, और एक रियल जो वर्ल्ड इंसाइट होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने रोल प्ले करने के लिए बोला कि चंद्रशेखर आजाद का रोल प्ले कीजिए या फिर भगत सिंह का रोल प्ले कीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप उस रोल में घुस के एक बोलते हैं ना टू डू लर्निंग, यानी कि खुद से करने की जो प्रैक्टिस होती है वो इसमें होती है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो अच्छी खासी डेवलप होती हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। डायलॉग राइटिंग स्किल इसमें नहीं होता, ना ही रीडिंग हैबिट होती है, रीडिंग तो पढ़ना हो गया, जबकि यहाँ पे तो बच्चा कम्युनिकेट करेगा, रोल प्ले में बच्चा बोलेगा, एक्टिंग टैलेंट के लिए तो नाटक मंचन भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द एंटोनिम टू द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम होता है आपका विलोम शब्द। क्लियर? द स्टोरी साउंड्स फनी टू मी। ठीक है, जो स्टोरी होती है वो कैसी साउंड की मेरे लिए, नकली। फनी का मतलब होता है नकली या फिर बनावटी। तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट इज ट्रू। ट्रू मतलब कि जो स्टोरी होती है वो साउंड की सच्ची मेरे लिए, यानी कि यहाँ पे अगर हम उसको अपोजिट करना है तो क्या हो जाएगा, द स्टोरी साउंड्स ट्रू टू मी। जो फोनी होता है उसका मतलब है नकली, और ट्रू का मतलब होता है सच्चा। इंटरेस्टिंग मतलब कोई भी चीज जब इंटरेस्टिंग होती है, फनी मजाकिया, इंप्रेसिव जब कोई बहुत अच्छा काम होता है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। अब यहाँ पे एक सुटेबल ऑप्शन जो है उसको हमें चूज करना है जो इस इडियम जो है उसको डिस्क्राइब करे। टू हिट बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ही गंदे तरीके से अटैक करते हो, नॉट फिजिकली बट बाय योर वर्ड्स। किसी को बहुत गंदा जब हम बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं टू हिट बिलो द बेल्ट। तो यहाँ क्या होगा, टू अटैक अनफेयरली, मतलब किसी के बारे में कुछ ज्यादा ही गंदा बोलना। नॉट टू हिट विद ए बेल्ट, नॉट टू टाई विद ए बेल्ट और टू पनिश। फिजिकल असॉल्ट इसमें नहीं होता है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार। अगर किसी को नहीं पता हो दैट इज अलंकार। तो फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो आपका मेटाफर भी होता है, हाइपरबोल भी होता है, ऑक्सीमोरोन भी होता है, पर्सोनिफिकेशन भी होता है, सिमिले भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है, हेयर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड, स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अभी तक मेरे हाथ में ब्लड की स्मेल आ रही है, अरेबिया की सारी परफ्यूम जो है वो भी मेरे हाथ जो है वहां से इस स्मेल को नहीं हटा पाएंगी। तो ना तो यहाँ पे मेटाफर है, मेटाफर क्या होता है जहां हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंट्रिंसिक कंपैरिजन होता है। जैसे उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल कमल हैं, तो हमने कमल जैसा नहीं बोला है, हमने बोला उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल कमल है। तो यहाँ क्या हुआ, इंट्रिंसिक कंपैरिजन है। जबकि सिमिले में क्या होता है, हम एक्सटेंसिक कंपैरिजन करते हैं। जैसे उसकी जो आंखें हैं वो कमल जैसी हैं, तो या तो एज आ जाए
ठीक है, तो जहां एज लगाकर हम कंपैरिजन करते हैं वो तो होता है सिमिले, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है आपका मानवीयकरण अलंकार, यानी कि जहां पे हम किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो लिविंग है। जैसे सन इज स्माइलिंग, तो सूरज कभी हंसता है? नहीं हंसता, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हंसता हुआ दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि किसी भी चीज को इतना ज्यादा मतलब एग्जीग्रेट करके बताना कि पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। क्लियर? अब जैसे अरेबिया की सारी परफ्यूम भी मतलब उसके हाथ से ब्लड स्टेन को नहीं हटा पाएंगी, तो ये क्या है, कुछ ज्यादा ही हो गया। ये जो आपकी लाइन है ना, हियर इज द स्पेल ऑफ द ब्लड, ये आपकी ली गई है जो लेडी मैकबेथ है, शेक्सपियर की जो लेडी मैकबेथ है वहां से इसको लिया गया है। जहां पे जो लेडी मैकबेथ है वो क्या करती है, अपना जो गिल्ट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इन लाइंस को यूज करती है। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। Next is read the passage given below and answer the questions that follow by selecting the most appropriate option। अब यहाँ पे आपको पहले पैसेज पढ़ना है और फिर उन पैसेज आपको आंसर्स करने हैं। There is a general consensus that international understanding need to be taught as a separate subject at the school stage as that would add to the curricular load। मतलब एक जनरल कंसेंसस है, एक सामान्य सहमति है, इसका मतलब होता है सहमति। कंसेंसस मतलब सहमति, एक सामान्य सहमति है कि जो अंतरराष्ट्रीय समझ है उसको एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, जो पाठ्यक्रम है उसका बोझ और अधिक बढ़ जाएगा, जो पहले से ही एक हैवी लोड बच्चों के ऊपर होता है। Instead, it should be woven into the curriculum, and the numerous opportunities that present themselves while teaching normal school subject may be intelligently and imaginatively used by the teacher to promote international understanding। क्लियर? मतलब विद्यालय के स्तर पर ये एक सामान्य सहमति होती है कि जो अंतरराष्ट्रीय समझ है उसको आप एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पाठ्यक्रम का बोझ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो पहले से ही बहुत भारी है। अब यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि इंस्टेड, इसकी बजाय इट शुड बी वोवन इनटू द करिकुलम, इसको क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम में ही पिरोना चाहिए। वोवन मतलब पिरोना चाहिए। एंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, और जो बहुत सारे मतलब अवसर मिलते हैं, दैट प्रेजेंट देमसेल्फ, तो इस लाइन का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है उसको पाठ्यक्रम में ही मतलब ऐड कर दो, और सामान्य विषय जो होते हैं, जो हम और सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहाँ पे वो कुछ मतलब अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती है जहाँ पे हम टीचर के द्वारा उस इंटेलिजेंस को यूज करके उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। मतलब और सब्जेक्ट के साथ ही आप इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पढ़ाते जाइए, जहां पे शिक्षक की जो इंटेलिजेंसी है और कल्पनाशीलता है उसको उपयोग किया जा सके। क्लियर? The school subjects which can be most profitably used for this purpose are history, geography, civic, economics, sociology, political science, social science, language as well as physical and life science। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस उद्देश्य से जिन विषयों को सबसे लाभकारी रूप में यूज किया जा सकता है वो कौन कौन से हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं, भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, इन सब्जेक्ट्स को यूज करके हम वो आपका जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है उसको पढ़ा सकते हैं। In fact, the present situation in India broadly conforms to the consensus so far as the school age is concerned। जो उच्च स्तर है उस इंडिया जो है वर्तमान स्थिति में भारत में विद्यालय स्तर जो है वो भी इसी सहमति के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है? आपका जो हायर लेवल है उस पर आप इस सब्जेक्ट को अलग तौर पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन छोटी क्लासेस में हम इस सब्जेक्ट को अलग तौर पे नहीं पढ़ा सकते। नेक्स्ट है आपका एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, courses of study subjects like history, geography, economic, political science, international relation, international law and international organization have been prescribed by most of the universities, and these contain content which has a direct or indirect bearing on promoting UNESCO ideals। यानी कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उस पर जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन विषयों में हम उस सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं जो
अलग से क्या करता है, यूनेस्को जो है उसके आदर्शों को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस पैसेज में बताने की कोशिश की है कि छोटी जो क्लासेस होती है वहां पे हम इस सब्जेक्ट को अलग तौर पे नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाई का बर्डन बहुत ज्यादा है। अगर हम उसको भी पढ़ाने बैठेंगे तो क्या होगा, सिलेबस और ज्यादा बर्डन के तौर पे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बी टॉट एट द स्कूल लेवल। जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है उसको स्कूल लेवल पर कैसे पढ़ाया जा सकता है? through various subjects like history, civic, geography, by giving numerous opportunities to the students, by combining the subject content with the curriculum, all of these। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, उनके थ्रू पढ़ा दीजिए, बहुत सारी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दीजिए और बच्चे का जो ये कंटेंट है उसको करिकुलम में ही ऐड करना होगा। Which phrase from the passage means combined into the curriculum? जो फ्रेज है पैसेज में से combined with the curriculum, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? Intelligently and imaginatively used in the curriculum, can be prescribed in the curriculum, woven into the curriculum। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने देखा भी था, आगे ये लाइन आई थी कि जो कंबाइंड विद द करिकुलम है कि करिकुलम में ही इस सब्जेक्ट को आप क्या कर दो, पिरो दो, यानी कि उसमें ही बाइंड कर दो। What are the two stages where international understanding should be taught as a separate subject? दो स्टेज कौन सी हैं जहां पे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को एक एज ए सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए? हमने बहुत अच्छे से देखा था, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टेज है वहां पे हम इस सब्जेक्ट को अलग तौर पे पढ़ा सकते हैं, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल नहीं, ये छोटी स्टेज होती है, यहाँ पे आप बच्चे को अलग तौर पे इसको नहीं पढ़ा सकते। Which word from the passage means agree with? पैसेज में से जो मीनिंग निकलता है agree with, वो कौन सा वर्ड है? Bearing, confirm, consensus या ideally? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है that is confirm। agree with मतलब कंफर्म करना, किसी चीज में हामी बनना, तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Which of the following statement based on the passage is not true? पैसेज को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी वोवन इनटू द स्कूल करिकुलम, जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है उसको स्कूल करिकुलम में ही पिरो देना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमने देखा था। करिकुलम लोड इज क्वाइट हैवी, बिल्कुल सही बात है, जो करिकुलम लोड है वो ऑलरेडी बहुत भारी है। एट द हायर एजुकेशन लेवल इंटरनेशनल एजुकेशन शुडंट बी ए सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये गलत है, क्योंकि यही बोला गया है कि जो हायर एजुकेशन लेवल है उस पर इंटरनेशनल एजुकेशन जो है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उनमें उसको एज ए सेपरेट सब्जेक्ट रखा जाना चाहिए। Some courses of the study in humanities contain content that promotes UNESCO ideals, बिल्कुल सही बात है। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम यूनेस्को आइडियल जो है उसको प्रमोट करते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट में हम इसको प्रमोट करते हैं। सो द ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो मिस्टेक देन आंसर इज नो एरर। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मतलब सेंटेंस है जिसमें मिस्टेक है, और नहीं है तो आपको नो एरर करेक्ट करना है। नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर देन देयर वाज ए रश ऑन द बुकिंग विंडो, नो एरर। तो यहाँ पे आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, जो नो सूनर होता है ना, ये क्या होता है? एक फ्रेज होती है। नो सूनर हमेशा किसको इंडिकेट करता है कि कोई भी एक इवेंट जो है वो इमीडिएटली दूसरी इवेंट के बाद घटित हो रही है। क्लियर? जब भी हम नो सूनर से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा। ठीक है? जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है आपकी? डिड या फिर हैड, ये होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमेशा कब आती है? सब्जेक्ट से पहले। जब भी सेंटेंस नो सूनर से शुरू होगा तब। नो सूनर क्या होता है? जब भी कोई इवेंट इमीडिएटली दूसरी इवेंट के बाद हो रहा हो। तो जो करेक्ट स्ट्रक्चर है इसका वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले आएगा नो सूनर। ठीक है, ये एक फ्रेज आया, उसके बाद आएगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है आपकी? डिड और हैड। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका मेन वर्ब।
ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। पहले नो सूनर, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर आता है आपका मेन वर्ब। तो यहाँ जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है इसमें नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, और जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो यहीं पे क्या होगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, या तो यहाँ डिड आना चाहिए या फिर यहाँ पर हैड आना चाहिए। ठीक है, डिड अगर आएगा तो वो क्या होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और हेड अगर आता है तो वो भी आपकी क्या होती है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट। अब है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट मॉडल। अब यहाँ पे आपको इन मॉडल में से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है। डैश यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो मॉडल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से यूज किए जाता है, लेकिन जब भी हम किसी को कोई चीज बहुत पोलाइटली ऑफर करते हैं या पोलाइटली हम किसी से कुछ चीज पूछते हैं या सजेशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी। आपने देखा भी होगा कई बार पिक्चर्स में भी आजकल तो ये सब सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दूसरी चीज कैन जो होता है ना, ये एक तो कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है, ही कैन डू इट, ठीक है, ही कांट डू इट। विल जो होता है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है, दैट ही विल डू इट, मतलब कर लेगा। ठीक है, कुड जो होता है वो हम बेसिकली जब किसी को पोलाइटली कोई चीज ट्रांसफर करनी होती है, कॉल ट्रांसफर करनी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कुड यू प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर, जिससे भी, तो कॉल पे हम कई बार इस चीज को यूज करते हैं। लेकिन जो कैन होता है, कैन एक इनफॉर्मल एडवाइस होती है। जैसे मान लीजिए आप घर पे हो, घर पे हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मे आई कम इन, हम क्या बोलते हैं, कैन आई, तो वो होता है आपका इनफॉर्मल। जबकि फॉर्मल अगर वर्ड आपसे पूछा जाए फॉर्मल, तो वो होता है आपका मे। ठीक है, मे कब यूज होता है, जब हम फॉर्मली किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में जब हम होते हैं तो हम बोलते हैं मे आए, तो ये होता है आपका फॉर्मल। ये होता है आपका इनफॉर्मल। ये क्या दिखाता है कि कैपेबिलिटी को शो करता है। जब भी किसी से पोलाइटली कोई चीज पूछते हैं या ऑफर करते हैं तो वहां आता है वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस जो है वो बताना है। ओबे मी, जो ओबे मी होता है इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, आई शुड बी ओबेड। ठीक है, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ओबे मी जो होता है ना, ये क्या होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, ओबे मी क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें कमांड दी जाती है। यहाँ पे क्या है, कमांड दी गई है कि मेरा सम्मान करो, जस्ट ओबे मी, या फिर एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या तो कमांड दी जाती है या फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, लेट जो होता है उसको यूज करते हैं। क्लियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, या फिर जो शुड होता है या फिर जो मस्ट होता है उसको भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई शुड बी ओबेड और लेट आई बी ओबेड, ये दोनों ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सॉरी मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था, यहाँ लेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, आई शुड बी ओबेड भी करेक्ट होगा और लेट बी ओबेड भी करेक्ट होगा। ठीक है, ओबे मी क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं। करेक्ट, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए जो पैसिव वॉइस होती है वो या तो लेट यूज करता है या फिर शुड यूज होता है या फिर मस्ट यूज होता है, जहां पे हम कोई भी सजेशन या ऑब्लिगेशन यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आई शुड बी ओबेड एंड लेट बी ओबे। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Instead of asking questions and getting answer from her learners, a teacher gives some short text and asks her learners to frame question. Her primary objective is to, मतलब बच्चों से क्वेश्चन और आंसर करने की बजाय एक टीचर बच्चों को क्या करता है, छोटे छोटे टेक्स्ट देता है और बच्चों से बोलता है कि उसमें से क्वेश्चंस जो है उनको फ्रेम करो। तो उसका प्राइमरी गोल जो है वो क्या है, टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, उनकी हेल्प करना एग्जामिनेशन के दौरान, मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय ए टीचर इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, बच्चों को ये चीज रियलाइज करवाना कि टीचर जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उसको कितनी दिक्कत आती है, एनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग,
ट्रेन द लर्नर्स एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटर। पहली बात तो ये तीनों ही गलत है। जो टीचर है वो बच्चों को कोई एक अच्छा पेपर सेटर नहीं बना रहा है कि आगे चल के उनको भी टीचर बन के पेपर सेट करना है, नहीं। ना ही बच्चे बीइंग अ टीचर वो बच्चों के दिमाग में ये चीज डाल रहा है कि टीचर को कितनी दिक्कत आती है क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त, नहीं। वो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको प्रमोट करने का काम कर रहा है। जब आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो उसके लिए आपको जो पैराग्राफ है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम उसमें से क्वेश्चन फ्रेम कर पाएंगे। तो बच्चे की यहाँ पर जो एनालिटिकल थिंकिंग है यानी कि विश्लेषण जो क्षमता है और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो दोनों ही क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है वो यूज होगा सेंटेंस के बदले, जो हम वन वर्ड यूज करते हैं। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट द अदर्स नीड्स। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसको दूसरे की जरूरतों के बारे में फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होता है ईगोसेंट्रिक पर्सन। जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसमें उन्होंने जो प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई है 2 से 7 साल वाली, उसमें उन्होंने इस टर्म को यूज किया है कि जो 2 से 7 साल वाले बच्चे होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का ओपिनियन क्या है, उनको ऐसा लगता है मैं जो कह रहा हूँ वही सब सही है, और वो उनके अंदर ईगो सेंट्रिसिज्म का गुण सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ क्या होगा, ईगो सेंट्रिक। नेक्स्ट इज अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर एनकरेज टू। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है जहां पे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, तो उसमें जो लैंग्वेज का जो अधिगम होता है वो लर्नर को किस चीज में एनकरेज करता है। डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल, अवॉइड एरर्स कंप्लीटली, प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल्स मैकेनिकली, लर्न द ग्रामर रूल्स बाय द रोट। पहली बात तो रोट मेमोराइजेशन जो होता है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हो ही नहीं सकता। रोट मेमोराइजेशन मतलब किसी भी चीज को रट लेना। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मतलब होता है जहां पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। ड्रिल जहां पे आ जाएगा मतलब आप बच्चों को ड्रिलिंग करवा रहे हो, बच्चों को रटना सिखा रहे हो, बार बार बच्चों से प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अवॉइड एरर कंप्लीटली नहीं, अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो वो एरर करेगा ही करेगा, और ये बात बिल्कुल सही है। थॉर्नडाइक ने भी कहा था कि एरर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। क्लियर। उनकी थ्योरी का ही नाम ये था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल। उदाहरण जो होता है उसके थ्रू नियम निकालना, यानी कि जो इंडक्टिव अप्रोच होती है वो यहाँ पे यूज में ली जाती है। तो भाषा अधिगम जो होता है, लैंग्वेज लर्निंग जो होता है, उस अप्रोच में अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लॉस की तरफ पहुंचो। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल डिटरमाइनर। Thankfully, I have got dash friends with whom I can spend my weekend. मतलब वो बोला है कि थैंकफुली मुझे कुछ फ्रेंड ऐसे मिले हैं जिनके साथ मैं इजीली अपना वीकेंड अच्छे से मना सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अ फ्यू। थैंकफुली आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स विद whom I can spend my weekend. यहाँ पे अ फ्यू क्यों आया है, क्योंकि जो फ्रेंड्स होता है ना, यहाँ पे जो फ्रेंड्स दे रखा है ये कैसा होता है आपका, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ये कैसा है आपका, काउंटेबल प्लूरल नाउन। ठीक है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो जो ए फ्यू होता है उसे हम हमेशा छोटे अमाउंट के लिए काउंटेबल प्लूरल नाउन में यूज करते हैं, लेकिन सफिशिएंट नंबर होने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए फ्यू यूज में होगा। जब भी हम काउंटेबल प्लूरल नाउन होती है उसके साथ ए फ्यू जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए फ्यू। स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रेटेजीज फॉर। जो स्कैनिंग और स्किमिंग होती है वो किसकी स्ट्रेटेजीज होती है, स्पीकिंग, थिंकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो स्कैनिंग और स्किमिंग जो होती है वो हमेशा रीडिंग से रिलेटेड होता है। क्लियर है, किससे रिलेटेड होता है, रीडिंग से। ये आपकी स्किल्स होती हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज का बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब आप एक एक वर्ड जो होता है उसमें पूरा घुस के जब हम किसी को पढ़ते हैं। और स्किमिंग होता है जब आप किसी भी चीज का जिस्ट निकालते हो, मतलब जिस्ट इन द सेंस आपने किसी भी चीज का सार निकाला, समरी निकाली, तो वो होता है आपका स्किमिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अ कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर। पढ़ने संबंधी जो कॉमन विकार होता है वो क्या है, इंपेयरमेंट, डिसलेक्सिया, फेजिया, ऑटिज्म। इसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, जो पठन संबंधी विकार होता है।
इसमें क्या होता है, बच्चे का प्रोनाउंसिएशन खराब होता है। क्यों? क्योंकि उसको जो डिक्शनरी होती है, उसको जो अल्फाबेट है वो ही नॉलेज नहीं होती। जैसे लेट सपोज मैंने लिखा लक्स, तो इसको बच्चा क्या पढ़ेगा? लुक्स। तो ये होता है आपका रीडिंग डिसऑर्डर। जो ऑटिज्म होता है उसमें बच्चे खुद में ही इन्वॉल्व होते हैं, वो लोगों से इंटरेक्शन नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं। अफेजिया जो होता है दैट इज योर भाषा संबंधी विकार। और जो इम्पेयरमेंट होता है उसमें बॉडी की जो स्थूल कोशक होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज चूज द नाउन फॉर्म ऑफ सेलेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो नाउन फॉर्म है सेलेक्ट की वो क्या है? सेलेक्टिव, सेलेक्टिंग, सिलेक्शन, सेलेक्टेड। तो यहाँ पे आपकी जो नाउन फॉर्म होती है वो क्या होता है? आपका सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 85 में क्या होगा आपका? सी। ठीक है। सिलेक्शन जो होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को सेलेक्ट करना, मतलब किसी भी चीज को चूज करना। तो यहाँ सिंगुलर नाउन जो होती है दैट इज योर सिलेक्शन। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे जैसे द सिलेक्शन प्रोसेस वॉज डिफिकल्ट, जहां पे हम सिलेक्शन को एज ए एक्ट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एन ओल्ड शेफर्ड वाज प्लेइंग ऑन ए फ्लूट ऑन मार्शलैंड आउटसाइड रोम। मतलब जो एक शेफर्ड है वो क्या कर रहा था? फ्लूट को प्ले कर रहा था। रोम एक जगह है, वहां जो मार्शलैंड है उसके बाहर। ही प्लेड सो स्वीटली दैट ए लिटिल फेयरी केम। वो इतना प्यारा बजा रहा था कि छोटी सी परी जो है वो वहां पे आई। एंड लिसन टू हिम, विल यू मैरी मी एंड प्ले टू मी इन माई कैसल। आप मुझसे शादी करोगे और मेरा जो घर है वहां इसको बजाओगे? शी सेड यस 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 लवली लेडी। ठीक है। सेड द शेफर्ड। शेफर्ड ने कहा ठीक है मैं करूंगा। द फेयरी पुट ए रिंग ऑन हिज फिंगर। फेयरी ने क्या किया? उसके हाथ में रिंग रख दी। एट वंस ही बिकेम ए हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इज प्रिंसली रोब्स। वो क्या हुआ? एक हैंडसम जो यंग मैन था वो ऐसे मतलब ड्रेस्ड हो रखा था। बट आई मस्ट गो टू रोम एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स। उससे बोला मुझे रोम जाना होगा और अपने फ्रेंड्स को फेयरवेल देना होगा। द फेरी गेव हिम ए गोल्डन कोच विद 12 व्हाइट हॉर्सेस। जो फेरी है उसने क्या किया? उसको 12 जो घोड़े हैं उनके साथ जो गोल्डन कोच आता है, मतलब रथ जो होता है, वो दिया। एज ए रोड इन स्टेट टू रोम ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटली। जब वो रोम की तरफ जा रहा था तो उसकी मुलाकात जो है वो इटली की यंग क्वीन से हुई, जिसने उसे अपने महल में बुलाया। द शेफर्ड सॉ दैट ही हैड वन द क्वींस हार्ट। शेफर्ड ने देखा कि वह जो रानी है उसका दिल जीत चुका है। ही रिजॉल्व टू मैरी हर एंड बिकम द किंग ऑफ इटली एंड लेट द फेरी गो। उसने उसको बोला कि उससे शादी करे तो वो इटली का राजा बन जाएगा और फेरी जो थी, परी जो थी जिसने उसको घोड़ा दिया था, रथ दिया था, उसको वो जाने दें। So when he and the queen were alone together, he knelt down and took her hand, saying, "Marry me, dearest, and I will help you to govern Italy." But as soon as he spoke, he turned into an old man and drugged Shepherd. उसने क्या किया? फेरी जो है उसको धोखा देने के लिए ही नेल्ट डाउन, वो घुटनों पे बैठा और अपने हाथों में उसका हाथ लेके बोला, मैरी मी डियरेस्ट क्वीन, आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली। मैं क्या करूंगा? इटली जो है वहां पे आपको आराम से मतलब एक प्रॉपर साम्राज्य दूंगा। बट एज सून एज ही स्पोक, लेकिन जैसे ही उसने ये लाइन बोली वो वापस से बूढ़ा आदमी बन गया और रग्ड शेफर्ड, मतलब जो फटे पुराने कपड़े होते हैं वैसा वो शेफर्ड बन गया। वॉट इज दिस हॉरिबल बेगर डूइंग हेयर? क्राइड द क्वीन। जो क्वीन है वो बहुत तेज चिल्लाई कि ये इतना भयानक सा भिखारी यहाँ पर क्या कर रहा है। विप हिम आउट ऑफ द पैलेस। इसको जो महल है उससे बाहर निकालो। The fairy wanted to marry the shepherd because he was very handsome, he had saved her life, he could play sweetly on his flute and she loved it. The shepherd loved her. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि वो जो है वो स्वीटली फ्लूट को प्ले कर रहा था और उसको ये चीज अच्छी लगी थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87। When the fairy put a ring on his finger, the shepherd, जैसे ही फेरी जो है उसने अपनी रिंग जो है उसकी उंगली पर रखी तो जो शेफर्ड है वो कैसा हो गया था? वो एक हैंडसम यूथ जो है उसमें वो कन्वर्ट हो गया था। वो तुरंत बूढ़े शेफर्ड से किस में चेंज हो गया था? हैंडसम यूथ में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ड्रेडफुल। यहाँ पे आपको पैसेज जो है उसमें से इस वर्ड का मीनिंग पता लगाना है। विप, हैंडसम, हॉरिबल और बेगर। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हॉरिबल मतलब भयानक, ठीक है, ड्रेडफुल मतलब डरावना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम, जैसे ही शेफर्ड रोम पहुंचा, he planned to marry the queen of Italy, met his friends there, sought his parents permission to marry the fairy, met the king of Italy।
तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है जैसे ही शेफर्ड रोम पहुंचा उसने जो इटली की क्वीन है उससे शादी करने का प्लान बना लिया था। द क्वीन ऑर्डर द शेफर्ड टू बी विप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज जो क्वीन है उसने शेफर्ड को जो महल है उससे बाहर फेंकने का आदेश दिया क्योंकि ही रिफ्यूज टू मैरी हर, ही टर्न्ड ओल्ड एंड अगली, ही ट्राइड टू स्टील हर जेवल्स, रिवील्ड हिज प्लान टू मैरी द फेयरी। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है कि जैसे ही उसने उसको प्रपोज किया क्वीन ऑफ इटली को तो वो कैसा हो गया, ओल्ड वापस हो गया। वो यंग कब हुआ था, जब फेरी जो है उसने अपनी अंगूठी उसके हाथ पे रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने फेरी को धोखा दिया वो वापस से ओल्ड और अगली कन्वर्ट हो गया। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।